हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सैमुअल टेलर कॉलरिज। कॉलरिज पाश्चात्य शास्त्र के कवि, स्वच्छंदतावादी विचारक, आलोचक एवं दार्शनिक होने के साथ प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी थे। कल्पना संबंधी उनकी धारणा व्यापक एवं दार्शनिक है। कॉलरिज ने अपने ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत की विवेचना की। कॉलरिज का जन्म 21 अक्टूबर 1772 ईस्वी में इंग्लैंड के देवोन के ऑटरी के सेंट मैरी में हुआ था। इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1834 ईस्वी में हुई थी। कॉलरिज ने कहा, कविता रचना का वो प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। कॉलरिज ने कहा है, इसमें संश्लेषणात्मक जादुई शक्ति होती है जो विरोधी एवं विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। कॉलरिज के अनुसार संसार में दो शक्तियां हैं, एक सक्रिय एवं एक निष्क्रिय। इन शक्तियों के बीच में जो शक्ति कार्य करती है वही कल्पना है। इन दोनों शक्तियों की मध्यस्थता करने वाली शक्ति कल्पना है, जो सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी। कल्पना वो शक्ति है जो इस जगत एवं अंतर जगत का सफल संयोजन करती है और प्रतिबोधन एवं अवरोधन के अंतर को मिटाती है, जिसे बुद्धि से मिटाया नहीं जा सकता। कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना को बुद्धि से मिटाया नहीं जा सकता। कल्पना पदार्थों और वस्तुओं में चेतना का संचार करती है और उसे जीवंत रूप में व्यक्त करती है। कॉलरिज आलोचक भी थे। आलोचना की दृष्टि से कॉलरिज का एक महत्वपूर्ण योगदान कल्पना शक्ति का विवेचन है। कॉलरिज ने कहा, द एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग रेदर देन टू फर्निश रूल्स हाउ टू पास जजमेंट ऑन व्हाट हैज बीन राइटिंग बाय अदर्स। आलोचना का उद्देश्य लेखक के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना अधिक है और उसकी गलतियों पर निर्णय देने के लिए नियम बनाना कम। उनके अनुसार आलोचना का उद्देश्य लेखक के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है, न कि उसकी गलतियों पर निर्णय देने के लिए नियम बनाना। अब देखते हैं कॉलरिज की रचनाएं। कॉलरिज की रचनाएं हैं बायोग्राफी लिटरेरिया, एड्स टू रिफ्लेक्शन, द फ्रेंड, लिरिकल बैलेट्स, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ एंड इंक्वायरिंग स्पिरिट, द राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर, कुबला खान। द लिरिकल बैलेट्स की रचना वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज ने संयुक्त रूप से की थी एवं लेक पोएट्स की स्थापना भी की थी। अब पढ़ते हैं कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत। कल्पना को दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक प्राथमिक कल्पना, जिसे मौलिक कल्पना भी कहा जाता है। दूसरी विशिष्ट कल्पना, जिसे अनुषंगिक कल्पना भी कहा जाता है और गौड़ कल्पना भी। प्राथमिक कल्पना, प्राइमरी इमेजिनेशन। प्राथमिक कल्पना क्या है? प्राइमरी इमेजिनेशन प्रेजेंट्स टू द माइंड इट्स ओन वर्ल्ड एज एक्सटर्नल टू इटसेल्फ। इंद्रिय बोध को व्यवस्था देकर वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराने वाली शक्ति को प्राथमिक कल्पना की संज्ञा दी गई। विशिष्ट कल्पना क्या है? सेकेंडरी इमेजिनेशन प्राथमिक कल्पना का विकसित रूप है, जिसका प्रयोग सृजनकर्ता स्वेच्छा से करता है। प्राथमिक कल्पना है वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराने वाली शक्ति, और विशिष्ट कल्पना है जिसका प्रयोग सृजनकर्ता स्वेच्छा से करता है और प्राथमिक कल्पना को विकसित करता है। तीसरी है ललित कल्पना, फैंसी इमेजिनेशन। पहली है प्राइमरी इमेजिनेशन, दूसरी सेकेंडरी इमेजिनेशन और तीसरी है फैंसी इमेजिनेशन। कॉलरिज से पूर्व कल्पना एवं ललित कल्पना में कोई भेद नहीं माना जाता था। कॉलरिज ने कल्पनाओं के भेद किए, मौलिक कल्पना, गौड़ कल्पना और ललित कल्पना। इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमाजिनाटियो से हुई है, जिसका अर्थ है कल्पना। फैंटेसी शब्द ग्रीक भाषा के फांतासिया से बना है,
फंतासिया का अर्थ है मानव की प्रवाह रूप में काल्पनिक दुनिया का निर्माण का सामर्थ्य। मानव के मस्तिष्क में जो कल्पना प्रवाहित होती है, जिसमें काल्पनिक दुनिया के निर्माण का सामर्थ्य होता है, उसे फैंटेसी कहा जाता है। कल्पना को साधारण शब्दों में समझें तो मौलिक कल्पना जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है, उस कल्पना का विस्तार करती है ललित कल्पना। ललित कल्पना या फैंसी कल्पना, और उसका संयोजन कर एक आकार या एक रूप प्रदान किया जाता है, वो गौड़ कल्पना होती है। फैंटेसी या फैंसी कल्पना को ललित कल्पना और रम्य कल्पना के नाम से भी जाना जाता है। फैंटेसी या ललित कल्पना खूबसूरत अनुभूति कराने वाली होती है, जिसे हम ख्वाब भी कहते हैं। जो लोग फैंटेसी में जीने लगते हैं, एक कल्पना उभरती है उनके मस्तिष्क में जो सौंदर्य का बोध कराती है। फैंसी या ललित कल्पना का कोई अंत नहीं होता। फैंटेसी को दिवा स्वप्न भी कहा जाता है। फैंटेसी या ललित कल्पना का विघटन हो जाता है, वो कल्पना विशृंखल होती है। मौलिक कल्पना और गौड़ कल्पना में अंतर देखेंगे। मौलिक कल्पना सृजनात्मक है, गौड़ कल्पना पुनः सृजन में सहायक है। जो मौलिक कल्पना सृजनात्मक है, उसके पुनः सृजन में गौड़ कल्पना सहायक है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है मौलिक कल्पना। गौड़ कल्पना कवियों, कलाकारों एवं चित्रकारों के अंदर व्याप्त होती है। मौलिक कल्पना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। उस कल्पना को विकसित रूप कौन देता है? कवि, कलाकार एवं चित्रकार। तीसरा है वस्तु प्रमुख है। मौलिक कल्पना वस्तु प्रमुख है, गौड़ कल्पना वस्तु के रूप को प्रमुखता दी गई है। काव्य के प्रति आदर एवं सहानुभूति होती है मौलिक कल्पना में, गौड़ कल्पना में कवि के प्रति सहानुभूति होती है। मौलिक कल्पना को वर्ड्सवर्थ ने श्रेष्ठ माना, कॉलरिज ने गौड़ कल्पना को श्रेष्ठ माना है। मौलिक कल्पना सांसारिक वस्तुओं से संबंधित है, गौड़ कल्पना आध्यात्मिक जगत से संबंध रखती है। मुख्य कल्पना निर्माण एवं संगठन करती है, गौड़ कल्पना निर्माण एवं विनाश दोनों करती है। गौड़ कल्पना संगठन एवं विघटन दोनों करती है। मौलिक कल्पना में प्रकृति प्रमुख है, गौड़ कल्पना में कला को प्रमुखता दी जाती है। कॉलरिज ने प्रतिभा को शरीर कहा एवं प्रज्ञा को बुद्धि। प्रतिभा के अंदर सहजता होती है, प्रतिभा सहज होती है, प्रज्ञा अर्जित की गई होती है। प्रतिभा मौलिक होती है और प्रज्ञा पराश्रित होती है। प्रज्ञा मौलिक पर आश्रित होती है। प्रतिभा सृजनशील है, प्रज्ञा संयोजनशील है। प्रज्ञा का संयोजन किया जाता है। प्रतिभा कल्पना है और प्रज्ञा ललित कल्पना है। फैंसी या फंतासी ललित कल्पना संकलन एवं संयोजन करने वाली कल्पना है। इसका संबंध मस्तिष्क से होता है। यह मौलिक कल्पना को विस्तृत कर स्वप्न लोक में भ्रमण करवाती है। जब सृजनात्मक कल्पना विस्तृत होकर रम्य कल्पना के रूप में विकसित हो जाती है, जहां तर्क की सीमा निःशेष रहती है, ऐसे दिवा स्वप्नलोक की संरचना फंतासी है। फैंटेसी अवचेतन में घटित होने वाली घटनाओं का बिंब है। मुक्तिबोध के अनुसार फंतासी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का अनुभूत, जीवन की समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। और हर्डर के अनुसार मनुष्य की वो क्षमता जो रचना करने के लिए सृजन प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करती है, वो फंतासी कहलाती है। हर्डर के अनुसार मौलिक कल्पना को विस्तृत करके संयोजन करने में मदद करती है फंतासी कल्पना। मौलिक कल्पना और ललित कल्पना में अंतर। कल्पना का संबंध आत्मा से होता है, ये मार्मिक है। ललित कल्पना कार्य का संयोजन करती है, इसका संबंध मस्तिष्क से है। कल्पना आत्मिक होती है, ललित कल्पना निरंकुश स्वच्छंद होती है। कविता में बिंबों का निर्माण करने वाली शक्ति कल्पना है, दिवा स्वप्नों में बिंबों का निर्माण करने वाली शक्ति ललित कल्पना है। मिल्टन एवं शेक्सपियर के काव्य में कल्पना है, स्पेंसर के काव्य में ललित कल्पना है।
ललित कल्पना या फैंसी एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्ययों का संश्लेषण करती है। संश्लेषण विशृंखल होता है। तो इस प्रकार से मौलिक कल्पना को मस्तिष्क में ले जाकर ललित कल्पना संयोजन करती है, उस कल्पना को विकसित करती है और एक कवि द्वारा जब एक आकार और रूप प्रदान किया जाता है उसे गौड़ कल्पना कहते हैं। कल्पना और काव्य। कल्पना कवि का अनिवार्य गुण है। विशिष्ट कल्पना के क्षणों में काव्य आदर्श के निकट पहुंचता है। कल्पना का प्रयोग करके कवि अपने उत्कर्ष के क्षणों में पहुंच जाता है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना एक समन्वयकारी शक्ति है जो वस्तुओं के विभिन्न पक्षों को एक संश्लिष्ट अन्विति के रूप में डालती है। इसमें काव्य में पुनः सृजन होता है। अनेक प्रकार के भाव के एकीकरण की प्रक्रिया में विसंवादी गुणों का सामंजस्य कल्पना ही करती है। विसंवादी गुण कौन कौन से हैं? अधिक क्रम के साथ अत्यधिक भावना, प्रकृति को चिंतन एवं चिंतन को प्रकृति बनाना, यथार्थ वस्तु में कल्पना के मेल के सत्य को प्रकट करना, ये विसंवादी गुण हैं। कॉलरिज के अनुसार कल्पना एक समन्वयकारी शक्ति है जो विभिन्न पदार्थों, घटनाओं या स्थितियों के विभिन्न विषयों व पक्षों को एकाकार करती है। कल्पना को ज्ञान की प्रथम सत्ता मानते हैं। कल्पना का संसार मिथ्या न होकर सत्य होता है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना का संसार मिथ्या न होकर सत्य होता है। हमारा ज्ञान चिंतन से मिलकर एक सर्जनात्मक क्रिया को जन्म देता है। कल्पना इस ज्ञान व चिंतन की परस्पर मध्यस्थता का कार्य करती है। कॉलरिज के काव्य संबंधी विचार। बायोग्राफी लिटरेरिया काव्य का प्रमुख लक्ष्य आनंद है और लक्ष्य गौण है। कला विषयक विशेषताएं। कल्पना कला बाह्य प्रकृति की मात्र अभिव्यक्ति है, अपितु कलागत अभिव्यक्ति प्रकृति की पवित्रता की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका संबंध मानव प्रकृति अथवा आत्मा से होता है। कल्पना पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति है जिसमें प्रकृति और मानव आत्मा में एक बंधन की अपेक्षा की जाती है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना पवित्र आत्मा की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें प्रकृति और मानव आत्मा में एक बंधन की अपेक्षा की जाती है। Thank you for watching. Please subscribe जी विद्या, like videos and comments below. नोटिफिकेशन का बटन जरूर पुश कर लें जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स अगेन।